Hello students, in today's video we are going to continue with the FIOL's principles of management. लास्ट वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. आज की वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो 8th जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना तो वो फुली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए ना वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. अब मीनिंग क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का? सेंट्रलाइजेशन मतलब जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कंट्रोल है वो केवल टॉप मैनेजमेंट में होता है. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में, जहाँ सारा कंट्रोल कहाँ है, एक सेंटर में है, एक जगह पे है, उसे क्या बोलेंगे हम? सेंट्रलाइजेशन. वही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट के अलावा जो बाकी की जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे आपकी मिडल मैनेजमेंट है या आपकी लोअर मैनेजमेंट है, तो इन दोनों मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं. ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि डिसीजन मेकिंग पावर केवल टॉप मैनेजमेंट के पास है. डिसीजन मेकिंग पावर में भी जो आपका सपोर्ट या आपको जो सजेशन दे सकते हैं वो मिडल या लोअर लेवल भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं आपकी, वहाँ पे ज़्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है. ठीक है, वहाँ पे हर किसी को राइट होता है या हर किसी के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होता है कि वो किसी भी चीज़ में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. ठीक है, वहीं पे जो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सारा जो कंट्रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के पास में होता है. वहाँ पे नॉर्मली लोगों के पास कंट्रोल नहीं होता जो आपके लोअर होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन जो है वो टॉप मैनेजमेंट में है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी छोटी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे वो ये सोचता है कि मैं खुद ही जो है डिसीजन लूँगा. अवेयर एज कि आपकी जो एमएनसीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सेवरल डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो सेवरल डिपार्टमेंट्स के लिए बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं. तो यहाँ पे फियोल ने क्या बोला है? फियोल ने ये बोला है कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है. वेयर एज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है. मतलब दोनों का मिक्सचर होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से रन कर पाएगी. ऐसा क्यों बोला है फियोल ने? सेंट्रलाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फुली सेंट्रलाइज्ड है तो वहाँ पे जो मिडिल लेवल के लोग हैं या फिर जो लोअर लेवल के लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी शो करने का या अपने सजेशंस जो है, अपने आइडियाज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखने का. और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब सबके पास जो है कुछ ना कुछ पावर्स हैं, तो वहाँ पे जो आपका वो है एम्प्लॉय है आपका या फिर जो आपके वर्कर्स हैं उनके पास सारा कंट्रोल चला जाएगा. टॉप मैनेजमेंट जो है वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में दोनों रन कर रही है तो वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो. नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर चेन. अब स्केलर चेन से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन फॉलो होनी चाहिए. अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को दूसरे अपने सुपीरियर को या अपने सबऑर्डिनेट को कोई बात बतानी है तो वहाँ पे एक चेन फॉलो होती है. एक अथॉरिटी की भी एक चेन फॉलो होती है कि जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी, तो ए ने जो है एक बात बी को बताई, वहीं बी ने जो आगे कंटिन्यू किया है वो सी को बताया है. ठीक है, अब सी को अगर कोई कंप्लेन है या उसको कोई ग्रेवियंसेस है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो किसको बताएगा? सी पहले बताएगा बी को, फिर बी जो है वो ए को बताएगा. तो एक तरह से ये चेन फॉलो होती है. ये चेन हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है फॉलो होनी चाहिए. अब यहाँ पे फियोल ने क्या बोला है? फियोल ने ये बोला है कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी आ गई है, एक लेवल के एम्प्लॉय को अपने सेम पोजीशन के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे फियोल ने एक एक्सेप्शन दिया है गैंग प्लैंक का. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, स्केलर चेन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे मोस्टली केस स्टडीज आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फियोल ने बोला है एक एक्सेप्शन है गैंग प्लैंक का. आप इवन ये डायग्राम में भी देख सकते हैं.
जो डी है वो अपने सेम लेवल के जो एम्प्लॉय है एच, ठीक है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू गैंग प्लान ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तो उस केस में जो है डी एच से कम्युनिकेट कर सकता है। वेयर एज अगर मान लीजिए ये एक्सेप्शन नहीं होता या ये गैंग प्लान नहीं होता तो पहले डी को सी को बताना पड़ता, फिर सी बताता बी को, फिर ए से एफ, फिर जी, फिर एच, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता। पर यहाँ पे इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी बात है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फियोल ने ये बोला है कि अपने सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सेम पोजीशंस पे होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लान। तो यही एक स्केलर चेन बोलती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन फॉलो होती है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और वहीं पे एक एक्सेप्शन दे रखा है, वो क्या है, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट आके हम देखते हैं ऑर्डर। अब यहाँ ऑर्डर से मतलब कमांड देना या फिर एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है। या ऑर्डर से मतलब है कि हर चीज़, वेदर इट इज़ अ थिंग और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, एक इंसान की बात करें हम या फिर एक चीज़ की बात करें, यहाँ पे हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर पर्सन का एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए कि हमें वो पर्सन उस फिक्स प्लेस पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो सुपरवाइज़र है ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर से काम करवाता है वो सुपरवाइज़र होता है, जो उनका देखता है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरवाइज़र का अगर कोई ऑफिस नहीं है या उसकी कोई टेबल फिक्स नहीं है कि वो यहाँ पे बैठेगा, तो अगर किसी एम्प्लॉय को या किसी वर्कर को उसको ढूंढना है तो वो क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे ढूंढेंगे, तो इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे फियोल ने ये बोला है कि हर पर्सन का अपनी एक जगह फिक्स होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को भी उससे बात करनी हो या उस तक पहुँचना हो तो वो ईजिली उस तक मतलब वो उससे ईजिली उसके पास पहुँच जाए। तो वहाँ पे यहाँ एक चीज़ और ये बोली गई है कि मान लीजिए अगर आपका कोई टूल है, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में बहुत सारे टूल्स यूज़ करे जाते हैं, तो वो टूल अगर एक जगह पे नहीं मिला या वो टूल जो है उसकी एक फिक्स प्लेस नहीं बना रखी है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे ढूंढेंगे, ठीक है। आप इवन ये एग्जाम्पल अपने घर में भी ले लीजिए, आपकी मदर्स जो हैं वो चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बना के रखती है कि हाँ जो है ये पर्टिकुलर चीज़ की ये जगह है, तो उससे क्या होता है, ईजिली हमें वो चीज़ मिल जाती है, हमें पता होता है वो चीज़ वहाँ रखी हुई है और हम उस चीज़ को वहाँ से ले लेते हैं। तो यहीं पे फियोल ने ऑर्डर को ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला है कि हर एक जगह की, हर एक पर्सन की अपनी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन हो वो उसके पास इजीली जो है उसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी। अब यहाँ इक्विटी से मतलब है इक्वालिटी, ठीक है। जो इक्विटी ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब है इक्वालिटी, मतलब हर एम्प्लॉय में, चाहे वो उसकी कास्ट अलग हो, चाहे उसका रिलीजन अलग हो, चाहे उसका जेंडर अलग हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर लैंग्वेज, देयर नेशनलिटी, वॉट एवर दे आर। ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में या उनके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फियोल ने क्या बोला है कि MNCs जो होती हैं आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं, तो वहाँ पे उनके बीच में जो है इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब मैंने आपको पर्सोनल का मतलब बताया था, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय, तो आपके एम्प्लॉय का जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि उसका जो वो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, उसका टर्नओवर हो रहा है, या लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में उनका टर्मिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उनकी स्टेबिलिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय आया, वो तीन महीने उसने काम करा, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत है, वेयर एज उस पर्सन के लिए भी ये गलत है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 3 महीने काम सिखाया, उसे ट्रेनिंग दी प्रॉपर, उसे बताया कि उसे ये काम करना है, फिर वो छोड़ के चला गया, ठीक है। अब उसकी जगह कोई और पर्सन आएगा, वो भी 3 महीने लेगा काम सीखने में या काम करने में, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी और लोगों को काम ही सिखाती रहेगी।
ठीक है। अब ये अगर हम एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा। अगर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ता रहेगा या लीव करता रहेगा तो उसकी ग्रोथ अपने में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है फ्योल ने कि हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल ही नहीं रहती है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो एम्प्लॉय सिक्योर फील नहीं करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही जाएगा। अब वहां पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी नए पर्सन को लेकर भी आ रही है तो रिक्रूटमेंट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का खर्चा कैसे होगा भाई, अगर हमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, उसे रिक्रूट करना है, तो हमें एडवर्टाइज भी देना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा। तो ये सारे खर्चे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचने चाहिए, और जो स्टेबिलिटी है एम्प्लॉयज की वो मेंटेन करके रखनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। अब यहाँ पे इनिशिएटिव से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहा है या वो कोई आइडिया दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर मतलब एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए अपनी तरीके से इनिशिएट लेने का, अपनी तरीके से काम करने का, या अपनी तरीके से कोई आइडिया देने का। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को जो है बोलने का मौका नहीं दे रहे हो और बस उनके ऊपर जो है काम जो है वो थोप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज को जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए मैनेजर्स को कि आप भी जो है आगे आके अपना ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उस एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन देना चाहता है किसी नए प्रोजेक्ट पे या किसी नई चीज़ के लिए, तो वो इजीली जो है उस सजेशन, वो अपना सजेशन दे सकता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को उसका सजेशन अच्छा लगा तो ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न उसको कोई रिवॉर्ड भी देना चाहिए कि हाँ, हमें आपका सजेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा, इसके बदले हम आपको कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशिएटिव की एक मेन ये भी बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिना एम्प्लॉय के सजेशन के कोई जो है कोई भी मतलब मान लीजिए कोई डिसीजन ले लिया गया है, तो एम्प्लॉय को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन ले लिया है तो अब एम्प्लॉय उस डिसीजन को मानेगा नहीं, उस एम्प्लॉय को वो डिसीजन मानना पड़ेगा, चाहे उसके सजेशन के बिना लिया है या उसके सजेशन के बाद लिया है। ठीक है, लास्ट हम पढ़ते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब इसमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को, ठीक है, जो है एक टीम के साथ काम करना चाहिए, आपस में काम करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मैनेजर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो सब साथ में काम करे। ऐसा नहीं है कोई अकेला पर्सन जो है वो अपने गोल के लिए काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुआ है तो मैनेजर को अगर एप्रिसिएशन मिल रहा है कि आपने ये काम अच्छा करा है, तो मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये काम अच्छा करा, उसको ये बोलना चाहिए कि हम सब ने मिलकर अच्छे से काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैनेजर को आई से रिप्लेस करना चाहिए वी को। मतलब आई मतलब मैं से रिप्लेस करके उसको क्या डालना चाहिए, वी। मतलब वी का मतलब होता है वी टुगेदर, कि हमने आपस में मिलके जो है ये काम किया है, इसलिए ये काम अच्छे से हो गया है। इससे क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉय है वो बिलोंगिंगनेस जो है वो फील करेगा, वो ये फील करेगा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे लिए भी सोच रही है और मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने अपने फ्योल्स के प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो है हम टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।